अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से उम्मीद की किरण एक दफ़ा फिर पैदा हो गई है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड 2 आइंदा चंद दिनों के अंदर मुतवक्के है। मगर क्या इस राउंड के अंदर भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई पीस डील हो सकेगी या नहीं, क्योंकि दोनों साइड्स अब भी अपने मौक़िफ़ जो है वो सीने से लगाए बैठी हैं और अमेरिका की जानिब से ईरान के नेवल ब्लॉकेड की जो धमकियां हैं उन्होंने सूरत हाल को काफी ज्यादा सेंसिटिव कर दिया है। दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन समेत अपने इत्तेहादियों को अपने मुखालिफ करते जा रहे हैं, तो चीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए तैयार दिखाई देता है और चीनी सदर जो है वो इस हवाले से काफी ज्यादा हाई लेवल मीटिंग्स जो है उनको होस्ट कर रहे हैं और मिडल ईस्ट के हवाले से 4 पॉइंट्स प्रपोजल उनकी जानिब से दिया गया है। मगर सवाल यह है कि क्या ये खलीजी ममालिक अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए क्या अमेरिका को इस खित्ते से खैराबाद कहेंगे या नहीं, और फिर इन मुज़ाकरात और जंग के साए में एक्चुअली इन मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर तज्जिए के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। मुज़ाकरात का एक राउंड ऑलरेडी हो चुका पाकिस्तान की सालिसी में, उस हवाले से अब जेडी वेंस का काफ़ी तफसीली जो है वो बयान सामने आया है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लें या हम जेडी वेंस का बयान देखें या रॉयटर्स की खबर देखें, तो उससे यूँ लग रहा है कि मुज़ाकरात का एक दूसरा राउंड जो है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर होने वाला है। आपको क्या लगता है कि वाकई ही ऐसा है, राउंड 2 होगा इन मुज़ाकरात का और उसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा? देखिए, एक तो इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि जंगें कभी किसी मसले का हल नहीं होती, बिल आखिर आपको बैठना पड़ता है क्रॉस द टेबल एक दूसरे के साथ और तभी कोई नतीजा जो है वो अक्स किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इस मुज़ाकरात के हवाले से दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने। एक ही जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें क्या हुआ, क्यों नतीजे तक नहीं पहुंच सके, और दूसरे मुज़ाकरात जो होंगे क्या उसमें किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा कि नहीं। दीज आर द 2 मूट पॉइंट्स। ठीक है, पहले मुज़ाकरात के बारे में तारीफ़ तो सारी दुनिया ने कर दी कि जी कमाल की हमने स्टेज किया उसको, कमाल हमारी लीडरशिप का है। जेडी वैंस से शुरू हो जाए, ट्रंप से शुरू हो जाए, मैक्रोन से शुरू हो जाए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, हर एक ने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया जी। ये तो था होस्टिंग ऑफ दीज डायलॉग्स। डायलॉग में क्या हुआ, अगर तो ये फैसला जेडी वैंस ने करना होता कि किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई ना कोई नतीजा निकल गया होता जी। लेकिन चूंकि खुद बकौल उनके वो कोई 24 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप से राब्ते में रहे उस 21 घंटे में, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मुआहिदा नहीं हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है। एक दूसरी बात यह कि अब अपने घर वापस जाके जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे तो लगता है ये कि समझौता वाज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो फिर किसकी ईगो अड़ गई, किसने फिर इस पूरे प्रोसेस को सबटैच किया? तो ये सवाल उठ रहे हैं और सवालात के जवाब जो हैं वो भी आ रहे हैं। ये जो आपने हवाले दिए कि जी वैंस साहब ने भी ये इशारा कर दिया है, ट्रंप भी ये इशारा कर रहे हैं और राइटर ने भी कह दिया है, मैं इसमें 2 इजाफे और कर देता हूँ। जो एक सफारतकार हैं बहुत सीनियर ईरान के पाकिस्तान में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मुज़ाकरात या तो जुमेरात को हो जाएंगे और या फिर अगले हफ्ते के आगाज़ में हो जाएंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी 2 सफारती एहलकार हैं, उनका भी कहना यह है कि बहुत पॉजिटिविज्म मौजूद है कि ये मुज़ाकरात फिर दोबारा इस्लामाबाद में ही होंगे। ये सूरत हाल हमारे सामने है। ट्रंप है, वैंस है, अमेरिकी मीडिया है, वो भी इसके इम्कानात को रद्द नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वाशिंगटन पोस्ट की उठा के देख लीजिए। अब देखना यह है कि ये राउंड 2 जो है ये नतीजा खेज साबित होगा कि नहीं होगा। इस वक्त सिचुएशन जो है वो पहले की निस्बत और ज़्यादा टेंस है, इसलिए कि आपने हुर्मुज़ का जो यानी गिराव कह लें या ब्लॉकेट कह लें, आप नाकाबंदी कह लें आप इसको, उसके ऊपर तफसील से तो हम बाद में बात करेंगे। इसने सूरत हाल को एक और ज़्यादा गंभीरियत की तरफ यानी माइल कर दिया है। दूसरी बात यह है कि CNN ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वो तो कहते हैं कि कभी ब्रेक हुए ही नहीं थे। नाउ दीज ऑल इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव, मीनिंग देयर बाई कि जिसका आगाज़ पाकिस्तान ने यहाँ इस्लामाबाद के कैपिटल सिटी में किया, उसने बुनियाद फराहम कर दी है कि बातचीत मुज़ाकरात से ही तय होगी, ना जंग से होगी, ना अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से होगी। ठीक हो गया जी। वैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉल इज़ नाउ इन द कोर्ट ऑफ द ईरानियन साइड। ठीक है, ईरानियन साइड के 2-3 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बज़ाहिर अब हमें नज़र आ रहा है कि क्यों मुआहिदा नहीं हो सका। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम है
जी देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमेरिकियों की ख्वाहिश तो शायद इतनी शदीद नहीं है जितनी नेतन्याहू की है कि इनके पास तो सिरे से कुछ होना ही नहीं चाहिए। यूरेनियम जो अफजुदा हुई वो भी उठा के ले जाए, बमबारी करके इनका सारा निज़ाम जो है उसको बर्बाद कर दे, वगैरह वगैरह। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पहली जंग जो पिछले साल जून में हुई थी उसमें भी ये नवीस सुना दी थी पूरी दुनिया को कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सफ़े हस्ती से मिट गया। याद है ना आपको? जी बिल्कुल याद है। फिर उन्होंने ये भी किया कि वो जो बम होते थे 5-5 हज़ार पाउंड के जो जाके नीचे जिसको कहते हैं बंकर बस्टर्स, वो भी इस्तेमाल करके देख लिए। और फिर इस जंग के आगाज़ पर भी उसी चीज़ को जवाब बनाया जिसको वो अपने तय ख़त्म कर चुके थे। अभी भी उनके अगर दावों पर अगर आप जाए तो फिर तो ईरान के ऊपर वॉकओवर होना चाहिए। नेतन्याहू को चाहिए कि वो मार्च करे, आके कब्जा कर ले ईरान पे। वो कह रहे हैं ना उनकी नेवी है, ना उनकी एयरफोर्स है, ना उनकी फ़ौज है। वो भाई फ़ौज को आपने चखा कहा है? अभी मैंने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में, माय डियर डार्लिंग, अभी ये तो आपको फेस करना है उनको। वो किधर गए आपके फुट सोल्जर जो ऐसे लगता था कि बस किसी लम्हे उतरे? वो आए क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा कि वो तो जो आएंगे तो जो होगा सो होगा। आपकी एयरफोर्स के साथ क्या हुआ? जो बकौल आपके कि आप पायलट को बचाने आए थे, और जो कुछ डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो तो आए थे यूरेनियम की तलाश में। तो कहने का मतलब ये है कि मज़ा चख लिया ना ट्रम्प साहब ने भी। उसके वो जो हेक्सित है ना सारे, जो हु इज़ द मेन कल्प्रिट इन दिस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वो जो यहाँ काफर लिखवा के और यहाँ वो टेटो बनवा के सेवुनियों के जो है फिरता है, ये वो है। और वही इस वक्त भी हॉक है जो इस समझौते को नहीं होने दे रहा। इफ़ देयर इज़ एनीबॉडी जिसने इस समझौते को सबअटैच किया जो इस्लामाबाद में हो सकता था, एक ट्रंप का पागलपन है और दूसरा हेक्सित की वो सहूनी जहनियत है जिसकी वजह से मुआहदा नहीं हुआ है। बिल्कुल बुखारी साहब, और इसराइल भी जाहिर सी बात है स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा था। बुखारी साहब, हमने देखा कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो जवाब बनाया गया इनकी इसकी नाकामी का, या जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जेडी वेंस भी जिस तरह से कह रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान से किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो बुखारी साहब, ये तो ईरान इससे तो बहुत पहले ही दस्तबरदार हो चुका था। इस सारी जंग से भी पहले जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान तो तैयार था इसके लिए। देखिए, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि ईरान इज ए सिग्नेटरी टू द एनपीटी, और उसके ऊपर सिग्नेटरी होने की वजह से आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जितने सेफ गार्ड्स हैं उसके पाबंद हैं जी। ये पाबंदी ईरान 3 मरतबा साबित कर चुका है। 3 इंस्पेक्शंस हुई हैं अमेरिका के प्रेशर के तहत, और तीनों मरतबा उन्होंने, जो अमेरिकन लोग थे, उन्होंने आके कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ माइल ही नहीं है, लीव अलोन के वो कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। ठीक हो गया, किसी को एतबार नहीं आया उसके ऊपर। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि ओके, अगर आपको ये खदशा है कि हम बम बनाएंगे, हम अपनी यूरेनियम की अफसुदगी को 60% से नीचे तरीन सतह पर लाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए एक पैमाना तय है। जो मुज़ाकरात पहले हुए थे जिसको 2018 में ट्रंप ने सबअटैच किया था, उसमें यह था कि ईरान अपनी अफसुदगी को 3.6% पे ले आए। इसके ऊपर ईरान हमेशा कायम रहा है, आज भी कायम है। मगर नेतन्याहू का ख्याल ये है कि ये तो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका हक ही नहीं है। मामा जी, आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप एटम बम बना के बैठ जाए? आपको पूछने के लिए ट्रंप के पेट में या वेंस के पेट में दर्द क्यों नहीं होता? तो ये सवालिया निशान जो है ये पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया या खलीजी ममालिक जो गुलाम बने फिरते हैं अमेरिका बहादुर के, किसी ने पूछा अरे तुम्हें किसी मुसलमान मुल्क से ख़तरा नहीं है, तुम्हें ख़तरा है तो इसराइल से है, जिसका ग्रेटर इजराइल प्लान जो है वो कैबिनेट के बोर्ड पर लगा हुआ है। और यही नेतन्याहू वो हिजड़ों की तरह नाच रहा था, वो दिखा दिखा के यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच के दौरान। जी बुखारी साहब, ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू आवर शो। बुखारी साहब, हमने देखा कि इन मुज़ाकरात में जेडी वेंस जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो सके, वो कह रहे थे कि ईरानी वफ्द के पास तो इख्तियार ही नहीं था। प्रॉबेबली उनको हर चीज़ के लिए सुप्रीम लीडर से इजाज़त चाहिए थी, या ईरान में कोई और ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी इजाज़त दरकार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेडी वेंस को भी, जैसा आपने भी कहा और उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि बहुत ज़्यादा दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप से कॉल रिसीव हुई है और उन्होंने कॉल्स की भी हैं। नेतन्याहू की कॉल्स भी इस हवाले से भी जो है वो बताया जा रहा है कि उनकी कॉल्स भी जेडी वेंस को जो है वो आई हैं। तो अगर यही टीम रहती है और इसी तरह से इख्तियारात नहीं मुझे होते, इस बात के ऊपर बहुत हैरत है। आपका क्या ख्याल है कि ईरानियन डेलीगेशन को फ़ोन करके नेतन्याहू से पूछना चाहिए था?
और क्या वैंस ने, हु इज ए वाइस प्रेसिडेंट, उसने अपने प्रेसिडेंट से नहीं रब्ता किया? तो हर मुल्क के अंदर एक सुप्रीम अथॉरिटी तो होती है ना, और सुप्रीम अथॉरिटी सारी दुनिया को पता है कौन है ईरान में। एक बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम एक एक लम्हे के बाद इजाज़त ले रहे थे, तो वैंस ने कहा है। और दूसरी बात यह कि दोनों लोग जो आए थे, इराक़ची, अब्बास इराक़ची और बाकर कालिबाफ, दे आर फुल्ली अथोराइज्ड। ईरान में ना डेलीगेशन इस तरह नहीं जाता कि जाके आप वहाँ जाके बैठ जाना चुप करके आप तमाशा देखते रहना जी। वो बाइख्तियार होके आते हैं और इख्तियार उनके पास था। लेकिन एक रेड लाइन है ना जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। बिल्कुल। देखिए, दो बातें जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि ये ईरान का प्रोग्राम दुखता क्यों है, तकलीफ क्यों है? ये वाहद मुल्क और ये वाहद उसका प्रोग्राम है जो उस रास्ते में हायल है जो नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल को बनने से रोकेगा। आज लिख लीजिए ये मेरी बात। इसकी मुखालफत भी इसीलिए है कि ईरान इज़ वन स्टेडफास्ट कंट्री, हॉस्टाइल कंट्री, जो कभी इसराइल को और नेतन्याहू को ये नहीं करने देगा। इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ है और इसीलिए उन्होंने अपने तहीं ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को, चाहे वो सुप्रीम लीडर थे, चाहे वो मिलिट्री एलीट थी, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट थी, उनको एलिमिनेट किया कि शायद उसके बाद कौम जो है वो बैठ जाएगी झाग की तरह से। वो जो मुजाहिरीन जिनको ये पैसे देते रहे और कुर्दों के ज़रिए हथियार भिजवा रहे थे, वो मुल्क पर कब्जा कर लेंगे और फिर साड़ी आशाएं। ये नहीं हुआ, इसलिए मौत पड़ रही है नेतन्याहू को भी और ट्रंप साहब को भी। बिल्कुल बुखारी साहब, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो हमने देखा था कि ईरान, जैसा मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, कि ईरान तैयार था न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गारंटीज देने के लिए भी, यूरेनियम अफजूदी को भी मिनिमलिस्टिक पॉइंट तक लेकर आने के लिए भी। लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि ईरान उस पोजीशन से वापस चला गया है और अब ईरान ज्यादा स्ट्रॉन्गर और अपने हक के ऊपर और अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली बात कर रहा है? दो चीजें कहीं अपने पास लिख के रख लीजिए। एक तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और अफसूदगी और यूरेनियम के ऊपर कंप्लीटली कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नो मैटर व्हाट प्राइस दे हैव टू पे। आई नो द ईरानियन नेशन, आई नो द ईरानियन लीडरशिप। एक दूसरा जो सबसे ज़्यादा मौत पड़ रही है ना ट्रंप साहब को भी, और वो दूसरा जो है वो अपने नेतन्याहू उसको भी, वो है मिसाइल प्रोग्राम। इसलिए कि मिसाइल प्रोग्राम जो है एक तो इंडिजिनस है, कहीं से मंगाने नहीं है उन्होंने, किसी मुल्क ने उन्हें सप्लाई नहीं करने हैं, और दूसरा उनको ये गलतफहमी, मैं तो कहता हूँ खुशफहमी होनी चाहिए हमारे लिहाज से तो, कि ये मिसाइल जो हैं इनकी रीच का किसी को नहीं पता कि कहाँ कहाँ जा गिरेंगे। क्या आपको याद नहीं है कि ट्रंप ने कहा था कि उनके मिसाइल की जद में हम भी हैं? तो क्यों नहीं होना चाहिए जी? आपको इख्तियार हासिल है कि आप वहाँ से B-30 अपने एक तो मेरे पास B-52 बॉम्बर्स लेके आ जाएं और तबाही मचा दें। आपके पास इख्तियार है कि आप F-35 लेके आ जाएं, आपके पास इख्तियार है कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ जाएं। तो किसी के पास क्यों इख्तियार नहीं है रेजिस्ट करने का जी? तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, पेंटागन को, CIA को ये पता चल चुका है कि ये एक ऐसी कौम है जिसको ना आप हथियारों से डरा सकते हैं, ना आप अपनी मिलिट्री माइट से डरा सकते हैं। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आज उनको ना बड़े सही लोगों की कॉल आई है और बताया गया कि ईरान बड़ा बेताब है डील के लिए। जोकर जो होते हैं ना वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जिसकी कोई तुक नहीं होती। आप मुझे ये बताएं, वो कह रहा है सही लोगों से हमारा राब्ता है। कौन है भाई सही लोग? अगर सही लोगों से आपका राब्ता है तो ये जो आपके, मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, ये जो 2 साहब तशरीफ लाए थे, क्यों बैठा आपका वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ? अगर कोई और लोग हैं जो आपको कॉल कर रहे हैं, वहाँ ईरान में ये नहीं है। यही बात उनको समझ नहीं आती है। वहाँ जो लीडरशिप के टीयर्स हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर हैं। अगर उनमें कहीं गुंजाइशें होती, ये अमेरिका अब तक खा गया होता ईरान को। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि उनके जितने सिक्योरिटी टीयर्स हैं, उनकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कस्टोडियन है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, उनमें पेनिट्रेशन नहीं हो सकी। यही तो परेशानी है उनको, और ना ही होगी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप की सारी चालाकियाँ और सारी जो साजिशें और कमीनगी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उनका ख्याल ये है कि इसराइल को अपनी मर्ज़ी से ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए ईरान का कमज़ोर होना या ईरान का
सिर्फ सफ़ाई हस्ती से मिट जाना ज़रूरी है। ये तो होने वाला नहीं है। और कोई बात कर लेते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक और बात करें, वो कह रहे हैं बहुत सी बातों के ऊपर हम लोगों में ऑलरेडी डील हो चुकी थी, समझौता हो चुका था, सिर्फ यूरेनियम के मामले के ऊपर जो है वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि यूरेनियम तो हम किसी भी तरह से हासिल कर ही लेंगे। हाँ देखें ना, ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर करनी होती तो अब तक कर चुके होते ना जी। मतलब है इतने सालों से ये इशू चल रहा है। नेतन्याहू के साथ लड़ाई आज की नहीं है, गजा की पूरी तबाही 2 सालों पर मुहित है, तो ले जाते ना उठा के आके, अगर ये चौक में पड़ी हुई है कहीं तो। कहने का मतलब ये है, ये वो ख्वाहिशात हैं जो मुकम्मल होने का इम्कान इस ईरान जिसको हम जानते हैं, या वो ईरान जिसकी लीडरशिप इस वक्त फोर फ्रंट पर है, उसके होते हुए तो मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, आगे ज़रा और चलते हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन की, वो अचानक उनको भी याद आ गया कि हम भी कोई होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो कुछ वहाँ यूनाइटेड नेशन का जो इनएक्शन है, जो यूनाइटेड नेशन की इम्पोटेंसी है, उसकी वजह से दुनिया का कोई इशू अमेरिका की मर्जी के बगैर तय नहीं हो सकता। नो मैटर जितना मर्जी ताकतवर सेक्रेटरी जनरल हो, वो मोहताज है अमेरिकन विशेस का, वो मोहताज है अमेरिकन सपोर्ट का। मैं गुतरस को समझता था कि ही इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन आप ये देख लीजिए कि पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में सिवाय चंद बयानात देने के लड़ाई बंद कर दें कि किसी ने, तो कहने का मतलब ये है कि इररेलेवेंट हो गए हैं वो सारे बिल्कुल। कलेक्टिव सिक्योरिटी या मल्टीलेटरलिज्म तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। अभी लेबनान के इशू के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस था ईरान का कि अगर जब तक लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी तब तक कोई पीस डील जो है वो मुमकिन नहीं होगी। अब लेबनान और इसराइल के दरमियान जो है वो अमेरिका के अंदर, अमेरिका होस्ट कर रहा है, मार्को रूबियो उसको होस्ट कर रहे हैं, लेबनान और इसराइल के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स होने वाली हैं, तो इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इसका ईरान अमेरिका जंग पर? पहली बात तो ये है कि लेबनान को इस पूरी पैकेज डील से निकालने की साजिश जो है वो नेतन्याहू ने की जी। और अमेरिका ने यहाँ भी उसको सपोर्ट किया। पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, पूरी यूरोपीय यूनियन, पूरी दुनिया जो है वो लेबनान के इशू के ऊपर एक ज़बान है कि इसको इस जंगबंदी का हिस्सा होना चाहिए। आप ज़रा स्टेडफास्टनेस देखें, आप ज़रा इनकी कम्युनिटी देखें, आप ट्रंप की भी और नेतन्याहू की भी, कि उस लेबनान को एक साइड इशू बना के अब हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? हिजबुल्लाह, जिसके सरबराह हसन नसरुल्लाह को आपने निशाना बनाया, जो वहाँ रेजिस्टेंस की वाहद सिंबल है, आपने उसको शामिल नहीं किया उसके अंदर, इसीलिए हिजबुल्लाह ने इन मुज़ाकरात का बाइकआउट किया हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हिजबुल्लाह ऑन बोर्ड नहीं है तो जो मर्जी अंडरस्टैंडिंग करके आ जाए इमरान की लीडरशिप जो है अमेरिका के प्रेशर के तहत, नथिंग विल वर्क। ये माजी के 20, 25, 30, 40 सालों में साबित हो चुका कि नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट द कनाइवेंस एंड सपोर्ट ऑफ हिजबुल्लाह। बिल्कुल बुखारी साहब, हिजबुल्लाह तो समझती है कि इन टॉक्स के थ्रू इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल और अपना बफर जोन जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है और ये फ्यूटाइल होंगे, इसका कोई फायदा नहीं है मुज़ाकरात करने का। लेकिन 1993 के बाद पहली दफा डायरेक्ट बायलैटरल टॉक्स जो है वो हो रही हैं और फिर अभी हमने देखा कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने फाइट किया है, तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी जो है वो इसराइल को टेबल पर लेकर आया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लेबनान के इशू को रखा हुआ है ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ब्लैकमेल करने के लिए। एक तो ये कि ये ना ईरान मानेगा, ये ना हिजबुल्लाह मानेगा। ये लेबनान के बारे में पूरी दुनिया के मैंने बता दिया आपको, बी दैट मैक्रोन, बी दैट स्टामर, बी दैट नेम द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उन सब ने कहा है कि लेबनान के अंदर भी ये जंगबंदी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये ब्लीडिंग वूंड के तौर पे रखेगा ट्रंप भी और नेतन्याहू भी। किस करवट ये ऊँट बैठेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसलिए कि अगर कोई समझौता नहीं होता है, अगर ट्रंप दुनिया के बावजूद सेकंड राउंड ऑफ वॉर में जाता है तो बहुत सारे उगदे खुल जाएंगे। ये जो माइट है ना अमेरिका की, पहले भी इसका बेड़ा गर्क किया ईरान ने बहुत बुरी तरह से, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, चाहे वो एयरफोर्स थी, चाहे वो जो भी था, उनके मिसाइलों के आगे हर चीज़ हेच थी। अरबी में, फारसी ज़बान में कहते हैं हेच। बिल्कुल। तो वो हर चीज़ हेच साबित हो चुकी हुई है। अभी ये जो नाकाबंदी चल रही है ना अरबना हुर्मुज़ की, हम उसके ऊपर आएंगे तफसील से बात करने के लिए। वो भी जिस दिन एक इंसिडेंट हुआ, अमेरिका ने किसी जहाज़ के ऊपर बमबारी की या हिट किया उसको, आप फिर उसके बाद देखिएगा मंजरनामा क्या होता है। मैं एक बात और अपने नाज़रीन से शेयर करूं कि ये जो ट्रंप है, इसको तो ना जाली दावा करते हुए शर्म भी नहीं आती। आपको याद है ना कि वो एक मरतबा नहीं दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि ईरान की नेवी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जितने जहाज़ थे 150 हमने डबो दिए सारे, तो अब कौन रेजिस्ट कर रहा है वहाँ उनको?
तो कहने का मतलब ये है कि ईरानियन नेशन का जो रिजॉल्व है वो चूंकि फुल्ली सपोर्टेड है बाय द लीडरशिप एज वेल एज पीपल ऑफ ईरान, बिल्कुल, इसलिए उनके बच होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। ईरान ने जिस तरह से फाइट किया है इस जंग के अंदर, उसने अमेरिका के स्टेटस एज अ सुपर पावर को ग्रेटली चैलेंज कर दिया है और अब कुछ नए ममालिक, कुछ नए लीडर्स जो है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के स्टेज के ऊपर उभरते दिखाई दे रहे हैं। इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू आवर शो। बुखारी साहब, एक तरफ तो ईरान ने पहले अपना हरमुज को बंद किया था और अब अमेरिका की जानिब से डबल ब्लॉकेट जो है वो अपना हरमुज का कर दिया गया है और ईरान जो है उसका मौक़िफ़ तो इसके ऊपर यही है कि अमेरिका के इक़दाम जो है वो मज़ीद एनर्जी मार्केट को और ऑयल मार्केट को डिस्टर्ब कर देंगे पूरी दुनिया के। बुखारी साहब, हमने देखा कि और फिर इस हवाले से बहुत से लोगों का ओपिनियन ये है कि ईरान को मुज़ाकरात में प्रेशराइज़ करने के लिए अमेरिका इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन ईरान प्रेशराइज़ होगा या नहीं उसका तो अब तक नहीं पता, लेकिन इस खत्ते के बाकी ममालिक काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हैं। सऊदी अरब तक ने मुतालबा कर दिया है कि इस मुहासरे को तर्क कर दिया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल तक जो ईरान के लिए गलत था जी, वो आज अमेरिका और ट्रंप समझते हैं उनके लिए ठीक है। जब उन्होंने कहा था कि ये हमारा हक है, उन्होंने तो अपना हक बताया था ना कि हमारी सरजमीन है, दीज आर आवर वाटर्स, हमारे पास तो राइट है। आप मामे बन गए, आपने वहाँ से आके उसको नाकाबंदी कर दी है, तो फेल तो एक सा है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? एक दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो छुपी हुई बात है ना वो आपको नहीं पता, वो मैं सीक्रेट की बात आपको बताने लगा हूँ। चूँकि यूरोप ने साथ नहीं दिया है ट्रंप का, हाँ, उसके पास तो तेल है ना अपना, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो 1% मंगाता था, यहाँ से नहीं मंगाएगा। वो यूरोप को सजा दे रहा है कि तुम मेरा साथ नहीं देता ना, अब भुगतो। वो तेल अगर नहीं जाने देगा तो आप सोचिए ना कि क्या बनेगा यूरोप का। वो तो ऑलरेडी चीखें मार रहे हैं कि डिले की वजह से इतना तेल की कीमत आगे बढ़ गई हुई है। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप यूरोपीय ममालिक से घटिया तरीन अंदाज में बदला ले रहा है एक तरह से, कि इसको पंजाबी में बहुत कुछ कहते हैं, मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता उसको। एक दूसरी बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान ने सही कहा है, वही बात है, लिंक्ड हैं दोनों, कि ये जो नाकाबंदी की है इससे जो तवानाई की सलामती है, आलमी तवानाई की सलामती, वो गैर मुस्तहकम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपने देखा कि यूरोप के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोलने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। ईरान की वजारत दिफा ने एक बयान जारी किया है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रही और हमारी बंदरगाहों को नुकसान पहुँचाने की किसी ने कोशिश की तो फिर अमान समेत खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। एंड आई टेल यू, दिस इज़ नॉट ए फोकी फाकी हम धमकी। ईरान विल मेक श्योर, वो अपने उन ममालिक से बाज नहीं आया जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन वहाँ उन्हें इसलिए हमले करने पड़े कि वहाँ से अमरीकी अड्डों से उनके ऊपर अटैक हो रहा था जी। उन्होंने एक लम्हे के लिए झिझक का मुजाहरा नहीं किया। दे हिट बैक फ्रॉम वेयर एवर द फायर वाज कमिंग। एक बात। दूसरी बात, सबसे असल बात यह है कि ईरानियन लीडरशिप ने यह भी बावर कराने की कोशिश की है कि अमेरिका और सेवूनी रियासत जो इसराइल है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यमन में, बाबुल मंदब में और बहरा अहमर में क्या हुई उनके साथ। पिछली दफ़ा भी वो खाली हाथ गए थे तमाम तर नेवल माइट के साथ, और अब भी उनको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। जी ठीक है जनाब। बिल्कुल। बुखारी साहब, आपने जैसे कहा कि यूरोप को धमकी देने के लिए, यूरोप को प्रेशराइज करने के लिए और सजा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों से मुतासिर हो रहा है, क्योंकि कल हम स्टार्मर का बयान देख रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि वो इस जंग में या इस बंदिश में शामिल नहीं होंगे। अब हम देख रहे हैं कि यूरोप ने रुख कर लिया है ईस्ट का। चीन के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चाइना में मौजूद हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस चाइनीज प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे हैं। और मुझे आपकी इस बात ने याद दिला दिया, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, उन्होंने 2006 और 7 में 2 मरतबा ये कहा था कि पाकिस्तान की सर्वाइवल इसमें है दैट वी स्टार्ट लुकिंग टू द ईस्ट। ठीक है, इलामा इकबाल की पूरी फिलॉसफी निकाल के देख लीजिए, वो कहते हैं मशरिक है सब कुछ, तो मशरिक में कौन है? चाइना है ना। एनीवे, हैविंग सेड दैट, चाइना ने इसके ऊपर 2 तरह का रद्द-ए-अमल जो है इसका इजहार किया है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कानून पास कर लिया है। चाइना में नॉर्मली ये होता है कि जब कानून पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर वो मंजूर होता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट को जाता है, फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस दफ़ा उन्होंने वो सारा प्रोसेस शॉर्टकट करके कानून पास किया और इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या है कानून? वो ये है कि इंटरनेशनल वाटर्स में हमारे जहाज़ को
हमारे शहरियों को, हमारे अमले के लोगों को अगर किसी ने टच भी किया, किसी ने कोई ज़ोर पहुंचाने की कोशिश की, चाइना विल रिटेलिएट, ये ज़बान लहजा मुलाजा हो। ये पहली दफ़ा है कि चाइना ने इतने खुले अल्फाज में, अभी हम कल भी बात कर रहे थे कि अब पहली दफ़ा हमने देखा कि उनका जो वज़ीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर, किसी ने कभी नाम नहीं सुना था उनका, उन्होंने बयान दिया। और आज ये कानून के बाद मेरे ख्याल से अमेरिका और सेवूनी रियासत इसराइल को 2 दफ़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर कि क्या होने जा रहा है। एक दूसरी बात यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के और यूएई क्राउन प्रिंस की। वो जो आपने उस दिन छोटे से जुमले में बात कही थी, वो सही साबित होती जा रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ चेंजिंग। वो यूरोप जो पहले सिर्फ तुफैली रियासतों की तरह से अमेरिका के साथ होता था, उसकी लीडरशिप अब चाइना के साथ न सिर्फ रवाबत कर रही है जी, बल्कि दे आर लुकिंग टू चाइना। बिल्कुल बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली हमारे पास एक अहम अपडेट आई है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो सकता है। और वो फील्ड मार्शल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं फील्ड मार्शल ने बहुत किरदार इसमें अदा किया है, इस वजह से उन पर ट्रस्ट करते हुए और उनकी शानदार शख्सियत को देखते हुए पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला राउंड जो है वो पॉसिबली हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क में जाकर मुज़ाकरात क्यों करें जिसका किसी भी मामले से ताल्लुक ही नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम का पूरा आगाज़ जो है वो सारा इसी सिमत में इशारे थे कि ये मुज़ाकरात तो होने ही होंगे, और होने भी पाकिस्तान में है। एनीवे, ये बहुत अच्छा ओमन, इट्स अ वेरी गुड ओमन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जितनी ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, जो उसकी पेचीदगियाँ हैं, वो बढ़ती रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स हैव नाउ बीन डिसाइडेड, इट इज़ गोइंग टू बी अ फॉर्मल मीटिंग। क्योंकि जैसा कि CNN ने भी कहा कि मुज़ाकरात तो कभी रुके ही नहीं, जैसा और भी लोगों ने कहा कि रवाबत अभी भी है, जैसा ट्रंप ने खुद कहा कि कुछ अच्छे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो अच्छे लोग यही हैं, वो ये इन्हीं को कहेंगे अच्छे लोग। आप जरा इंतजार कर लीजिए थोड़ा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। दूसरी बात ये है कि वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान टू होस्ट मोस्ट क्रिटिकल डायलॉग ऑफ दिस सेंचुरी, आई वुड से, और एटलीस्ट द लास्ट 5 डेकेड्स में इतने क्रूशल मुज़ाकरात को मैनेज करना, दोनों मुतहारब फरीकों को जो 47 साल से एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, एक टेबल पर ले आना छोटी बात नहीं है। आवर कम्प्लीमेंट ऑल्सो टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड टू आवर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम अली। बिल्कुल बुखारी साहब, हम जब प्रोग्राम का आगाज किया था तब तक ये अपडेट नहीं आई थी, हम स्पेकुलेटिव अंदाज में इस पर बात कर रहे थे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है तो ऑब्वियसली इट गिव्स वेटेज टू दिस। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी मुज़ाकरात का फौरन से सेकंड राउंड हो जाना, तो कुछ अपनी साइड से दोनों क्या प्रपोजल्स लेकर आएंगे? मेरे ख्याल से क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर दे आर नाउ क्लोज टू साइनिंग ए डील, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। इसके बगैर इतनी जल्दी इतना प्रॉम्प्टली जो है वो डायलॉग होने का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन कुछ इशारे ऐसे ज़रूर थे, जिस तरीके से एक वो जिसको कहते हैं तूफान मेल किस्म की विजिट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो कतर भी जाएंगे, फिर उसके बाद वो तुर्किया भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ हैपनिंग एट ए तूफान मेल स्पीड। तो ये पाकिस्तान की प्रेस्टीज में इजाफे का बायस बनेगा। हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी लीडरशिप है जो है उसने एक सुपर पावर और दूसरी एक नई कुव्वत जो है उनको इन्फ्लुएंस करके एक मेज़ पर दोबारा से ले आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अगले प्रोग्राम के लिए तक जो है इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और मुश्किल बात यह है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमेशा उस वक्त होती है जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं। बुखारी साहब, लास्ट भी जब मुज़ाकरात का फर्स्ट राउंड हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो जब से ये खबर सामने आई तब से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी जा रही थी। इंडियन मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि आज पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, पाकिस्तान अब सफारतकारी करवाएगा। और उस पर अमरीकी जो हुकाम थे, अमरीकी ऑफिशियल्स थे, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी की गई भारतीय मीडिया की। तो अगर सेकेंड राउंड भी पाकिस्तान में हो गया तो बुखारी साहब वहाँ तो शो का माहौल बन जाएगा। देखिए, वो शो का माहौल तो वहाँ ऑलरेडी तारी है। यूँ समझिए कि वो जो अशूरा उनके ऊपर गुजरा है, हाँ जी, जो वो उसका बचेलम भी उनके ऊपर इसी तरह से बुरी तरह गुजरेगा। इसलिए कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का मीडिया, भारत की पॉलिटिकल एंटिटीज़, अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, उन्होंने वो बैंड बजाई है मोदी की कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू आपने हुर्मुस, मेरे ख्याल से फ्रांस जो है
मैक्रॉन उसके प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने सबसे पहले ज़रूरत का मुजाहरा किया था। देखें ना, कनाडा तो यूरोप में नहीं आता ना, कनाडा ने किया, स्पेन ने किया। स्पेन इज़ अनदर कंट्री जिन्होंने खुल के कहा मिस्टर ट्रम्प थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, एनफ इज़ एनफ जी। तो वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये अबनाए हुर्मुज़ जो है इसको बंद करना जो है ये आलमी कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें 40 के करीब ममालिक जो हैं वो शिरकत करेंगे और हमारा फोकस ये होगा कि सहूलतकारी के ज़रिए, डिप्लोमेटिक मूव के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए जो है इस मसले का हल तलाश किया जाए जो उस वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए काबिल कबूल हो। दैट मीन्स ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू विल प्रिवेल इवन देन जी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आपने पूरी गुफ्तगू का रुख ही मोड़ दिया है। बिल्कुल बुखारी साहब, वो अपडेट इतनी इंपॉर्टेंट आ गई थी और अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका इम्कान जाहिर कर रहे हैं, होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान को सालिसी का मौका मिले। वो एक बात हमारी पूरी होनी रहेगी, वो जो 4 निकासी पॉइंट तजवीज़ जो है प्रेसिडेंट शी ने दी है, वो जो वहाँ गए हुए हैं यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं मुलाकात के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो बकाए बाहमी यानी म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस इसको, और दूसरा ये कि इस इलाके के अमन को मेंटेन करने के लिए ये अप्रोच अपनाई जाए, तब जाके इस खित्ते के अंदर अमन कायम होगा। दैट मीन्स वो जो हम बात कर रहे थे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और चाइना इज इमर्जिंग एज ए लीडर ऑफ दैट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी तरफ अब लोग न सिर्फ माइल हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि स्पेन का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ बैठा हुआ है और उसने जो बयानात दिए हैं उसने तो मेरे ख्याल से ट्रंप की आंखें खोल दी होंगी। मैं ये समझता हूँ कि फास्ट चेंजिंग इंटरनेशनल ओपिनियन ने ट्रंप को बिलाखिर मजबूर कर दिया है कि इस मसले को जितनी जल्दी तुम सुलझा लोगे तुम्हारी सर्वाइवल इसी में, अदरवाइज तू भी गया तो तेरी प्रेसिडेंसी भी गई। बिल्कुल बुखारी साहब, एक तो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ओपिनियन और फिर दूसरा पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी ने और जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया है, जिसकी तारीफ को डोनाल्ड ट्रंप अपने तकरीबन हर बयान के अंदर करते हैं, और जिस तरह से भारत के अंदर एक हमारे फील्ड मार्शल का फोबिया एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो कि जब इतनी ज़्यादा पजीराई हमारे फील्ड मार्शल को हर फोरम के ऊपर मिलेगी तो भारत किस तरह से चैन की नींदें सोएगा। आई एम सो अनअवेयर ऑफ इट। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश तो बड़ी की थी कि वो ईरान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, लेकिन अब जिस तरह की तनकीद उनके ऊपर हो रही है, यूं लग रहा है कि दुनिया उनको एज अ टेररिस्ट देख रही है। बुखारी साहब, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू, किस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि चलिए बाहर से तो लोग कहते हैं, चूँकि यूरोप अब उस तरह से तो फैल ही नहीं रहा है, तो आवाज़ें उठ रही हैं और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी। इससे पहले स्टामर ने जिस तरीके से उसको कही हमारी जंग नहीं है, दिस दैट और अदर, उनके मुल्क के अंदर आप देखें लोग क्या कह रहे हैं उनको। उनके मुल्क के अंदर लोग कह रहे हैं कि ही इज नॉट ए प्रेसिडेंट वर्थ द पोजीशन। लोग क्या क्या नाम दे रहे हैं उसको। हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ उसके बारे में कहा है, वो कहते हैं ही इज नॉट इवन वर्थ बीइंग होल्डिंग। वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका, हिलरी क्लिंटन तो कह रही है अमेरिका ने अपनी सिफारती बर्तरी तक खो दिया है और डिफीट हो रही है अमेरिका। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये, उसने कहा ये कुशनर और ये विटकॉफ कौन होते हैं अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले। आप अपने दामाद जी को भेज रहे हैं हर जगह, जैसे आपके अब्बे का मुल्क है अमेरिका भी और बाकी भी सारी आपकी रियासतें हैं। जी बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि इस कदर शदीद क्रिटिसिज्म है विद इन एंड आउटसाइड अमेरिका, ट्रंप बेचारे की खैर नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।